चैप्टर नंबर 6 माइक्रो इकोनॉमिक्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर का वेटेज एग्जाम में 3 मार्क्स तक का है। थ्री मार्क्स पढ़ना है भाई। क्या पता कहीं ये एग्जाम फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स से तुम लोग बच जाओ, कोई भयानक चैप्टर का भयंकर क्वेश्चन है वो ना बने। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सो दैट बेस्ट कम्स टू यू। चलो चलो बैठो बैठो, बैठ गए ना, कॉपी निकालो, लिखना है फटाफट। चैप्टर नंबर 6 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई मेरे को इसका मीनिंग बता पाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है? आज ही तो केवी वाले पढ़े और डीएवी में भी ये चैप्टर हो चुका है। डीएवी में भी हो गया है क्या? हो गया है तो थोड़ा मीनिंग मतलब बताओ, ये नाम क्या है चैप्टर का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ठीक है मैं बताता हूँ। हाँ वो उसके लिए तो बस डिमांड चैप्टर का नाम होना था, तब उसके अंदर वो वाला आ जाता। देखो याद है हम लोग इससे पहले जो भी बैच 1 वाले अटेंड किए थे डिमांड चैप्टर, उसमें हम लोग अल्फ्रेड मार्शल का एक लॉ पढ़े थे। लॉ का नाम था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मतलब जैसे जैसे किसी भी सामान का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे उसका क्वांटिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे मान लो अभी अगर 20 रुपए किलो टमाटर मिलना चालू हुआ, 20 रुपए किलो में टमाटर मिलना चालू हुआ तो इंसान 10 किलो खरीद लेगा। लेकिन वही मान लो किलो का रेट बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल 50 किलो हो गया और उसके पास पैसा उतने का उतना ही है, तो अब उसका डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वही लॉ ऑफ डिमांड बोलता था कि जैसे ही किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर उसका डिमांड को कम कर देता है। जैसे मान लो कभी कभार, बात नहीं इधर ध्यान, कभी कभार जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सब में कपड़े उपड़े अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे डिस्काउंट रहता है, मतलब उनका प्राइस कम हो जाता है। जैसे ही उसका प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो गया? सब ये रजिस्टर में देख रहे हैं। हाँ तुम लोग कर लो भाई, कर लो, फिर मैं हो जाए तो बता दो ना थोड़ा। हाँ और कुछ किसी को करना है? हाँ कर लो, सब साइन कर लो, मैं थोड़ा। तो डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब होता है एक बढ़ेगा और एक कम होगा, तो उस रिलेशन को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। तो डिमांड बस यही बताता है कि एक इंसान क्या खरीदना चाहता है। डिमांड का मीनिंग याद है? डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। उसमें बस हम लोग यही पढ़े थे कि जो डिमांड होता है वो एक इंसान क्या खरीदना चाहता है, कितने में खरीदना चाहता है, उसको बोलते हैं डिमांड। इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? अरे बात नहीं सुनो, तुम लोग ध्यान नहीं दोगे ना चैप्टर बहुत बोरिंग बनेगा। ध्यान दोगे ना ये 3 मार्क्स से आराम से ऐसे मक्खन जैसा स्कोर हो जाएगा। देखो यहाँ इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, जैसे चड्डा उड्डा में इलास्टिक लगा हुआ रहता है ना, इलास्टिक लगा हुआ रहता है। हाँ अरे वही इलास्टिक है यहाँ पे भी। तो उस इलास्टिक को क्या होता है, ऐसे खींच सकते हैं कि नहीं? खींच सकते हैं। तो ऐसा खींच सकते हैं जितना उसका मैक्सिमम कैपेसिटी खींच सकते हैं। मान लो कोई बच्चे को देंगे वो ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, वो इतना खींच पाएगा। कोई अच्छा इंसान को दे रहे वो ज़्यादा खींच पाएगा। हाँ तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? कौन कितना उसको स्ट्रेच कर पा रहा है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बात नहीं मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी सामान का जो प्राइस था वो ज़्यादा था। प्राइस जब ज़्यादा रहता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अज्यूम कर लेते हैं 200 रुपये का कोई सामान था। अब ये जो 200 रुपये का सामान है ये हो गया 500 रुपये। प्राइस बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। पहले जो 200 में था अब वो 500 में हो गया, 300 रुपये से बढ़ गया। अब बताओ जब प्राइस बढ़ जाएगा तो कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं सबको एक जैसा फर्क पड़ेगा या सबको अलग अलग फर्क पड़ेगा? अलग अलग। अगर मान लो कोई बहुत अमीर है क्या उसको फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गरीब है क्या उसको फर्क पड़ेगा? हाँ। तो जैसे इलास्टिसिटी भी ज़्यादा खींच सकते हैं, कम खींच सकते हैं, वैसे प्राइस के बढ़ने पे डिमांड का भी किसी को ज़्यादा असर होता है, किसी को कम असर होता है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है वो नहीं पढ़ेंगे।
ये पढ़ेंगे कि प्राइस के कम होने से या प्राइस के बढ़ने से इंसान को कैसे फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क पड़ता है या कम फर्क पड़ता है। उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब एक इंसान कितना खरीदना चाहता है। ये चैप्टर में हम लोग डिमांड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे कि किसको कितना फर्क पड़ेगा। अगर कोई बहुत अमीर है, क्या उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं, उसको बहुत कम फर्क पड़ेगा। लेकिन कोई बहुत ही गरीब है, क्या उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा? हाँ। तो ये चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि प्राइस के बढ़ने या घटने पे किनको कितना फर्क पड़ेगा, वही वाला पॉइंट है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी को ज्यादा फर्क पड़ेगा, किसी को कम फर्क पड़ेगा। पहले हम लोग इलास्टिसिटी का मीनिंग लिखते हैं। फर्स्ट नंबर लिखो, इसमें मैं इंडेक्स वगैरह नहीं लिखा रहा, छोटा ही सा चैप्टर है। फर्स्ट लिखो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म में बात करेंगे कि कितना % फर्क पड़ेगा। डिमांड चैप्टर में तो हम लोग ये बात किए थे कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाता है, कितना कम होगा वो ये चैप्टर में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव फैक्टर हम लोग स्टडी करेंगे, हाउ मच, कितना फर्क पड़ेगा, कि प्राइस अगर बढ़ गया तो किसको कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, किसको कितना कम फर्क पड़ेगा। डिमांड चैप्टर में हम लोग ये नहीं पढ़ रहे थे, डिमांड में ये पढ़ रहे थे कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाता है। अब कितना कम होता है वो ये चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं कि कितना परसेंटेज में चेंज आया है। तो बस ऐसे ही लिख लो, इलास्टिसिटी एक क्वांटिटेटिव टर्म है जो ये बताता है कि कितना फर्क पड़ेगा, और वो किस में बताता है? परसेंटेज में। मीनिंग लिखते हैं, ये मीनिंग याद करना है। एक इकोनॉमिस्ट रहा है, डूले नाम था इसका। ये क्या इकोनॉमिस्ट कुछ उनको बोलते हैं, सर डूले करके इसका नाम था। तो लिखो, इन द वर्ड्स ऑफ डूले, ये जो डेफिनेशन है ना, ये डूले दिया है। इन द वर्ड्स ऑफ डूले, the elasticity of demand measure the responsiveness। ये मतलब ये जो बुक है ना अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का नाम आएगा। जैसे एडम स्मिथ का आ चुका है, जेएम कीन्स का आ चुका है। जेएम कीन्स का कहाँ आया था वैसे? उसमें जेएम कीन्स का आया था, वो तो एलन था, जेआर हिक्स। हाँ, जेएम कीन्स नहीं आया था। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग फाउंडर पढ़े थे, याद है? एडम स्मिथ माइक्रो इकोनॉमिक का फाउंडर है और मैक्रो इकोनॉमिक का फाउंडर वो जेएम कीन्स है। बहुत सारे इकोनॉमिक्स के ऐसे नाम बनाने वाला है, तो ट्राई करना कि एक आध का नाम मेंशन कर पाओ, वो आइसिंग ऑन द केक का हिसाब किताब हो जाता है, आंसर और अच्छा लगता है। इन द वर्ड्स ऑफ डूले, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है किसको कितना फर्क पड़ रहा है। अगर कोई अमीर आदमी होगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा महंगा होने पे, गरीब आदमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इन द वर्ड्स ऑफ डूले, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस, कॉमा प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। अभी बस लिख के रखो, अभी ये समझ नहीं आएगा, बस इसको मैं हिंदी में अभी इतना समझाया हूँ कि प्राइस के बढ़ने पे किसको कितना फर्क पड़ेगा, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबको एक जैसा फर्क नहीं पड़ता है, किसी को ज्यादा फर्क पड़ता है, किसी को कम फर्क पड़ता है। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कौन कैसा रिस्पॉन्स देगा। अमीर आदमी होगा उसको तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा महंगा होने से, गरीब को बहुत फर्क पड़ेगा। ये मीनिंग अभी नहीं समझ आएगा पूरा, बस अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। अब एक एग्जाम्पल बनाओ, साइड में लिखो पेन था 10 रुपए का था, ये पूरा एग्जाम्पल आना है उसमें। साइड में लिखो एक पेन था जो पहले 10 रुपए का था, एक पेन था जो पहले 10 रुपए का था, अब उसका प्राइस बढ़ के हो गया 20 रुपए। कितना रुपए से बढ़ गया? 10 रुपए से बढ़ गया। क्या सबको एक जैसा फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई अमीर होगा उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, जो गरीब होगा उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसके अलग अलग केसेस बनाओ। सबसे पहला, एक पुअर इंसान है, गरीब, इसके चेहरे से झलक रहा है। इसमें ये जो Q1 है ना, ये क्वांटिटी 1 बता रहा है कि जब प्राइस 10 रुपए था तब वो कितना खरीद रहा था, और Q2 बता रहा है कि प्राइस बढ़ने के बाद वो कितना खरीद रहा है। तो पहला जो आदमी पुअर है, जब 10 रुपए का पेन था वो 10 पेन खरीदता था, अब जब 20 रुपए का हो गया अब वो नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है। आ जाएगा, बाकी हम लोग ऐसा मान रहे कि अब वो नहीं खरीद पाएगा। बहुत
क्वांटिटी 1 ये बता रहा है कि जब 10 रुपये प्राइस था तब कितना खरीद रहा था, और क्वांटिटी 2 बता रहा है जब 20 रुपये हुआ तब कितना खरीद रहा है। तो इसको बताओ प्राइस के बढ़ने पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा या कम फर्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। देखो पहले 10 खरीदा था, अब बेचारा कुछ भी नहीं खरीद पा रहा है। हम लोग इलास्टिसिटी को ना ई से डिनोट करते हैं। ई इंडिकेट करता है कि कितना फर्क पड़ा। तो इसके साइड में जाके लिखो ई इज ग्रेटर देन 1। ई इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। जैसे ही 10 रुपए से प्राइस बढ़ गया तो गरीब को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, तो ई इज ग्रेटर देन 1। इसको पढ़ेंगे ऐसा, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, मतलब प्राइस के बढ़ने पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। दूसरे पे आते हैं, थोड़ा मिडिल क्लास का इंसान। पहले ये 10 पेन खरीदता था, अब जैसे ही 20 रुपए हो गया तो अब ये 5 पेन खरीद रहा है। बताओ इसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा या कम फर्क पड़ा? कम फर्क पड़ा, क्योंकि ये तो खरीद तो अभी भी रहा है। पहला वाला जो पुअर था वो तो बिल्कुल ही खरीद ही नहीं पाया। आप तो पहले 10 खरीदा था, 5 खरीद रहा है। कम फर्क को बोलते हैं ई इज लेस देन 1, मतलब प्राइस के बढ़ने पे कम फर्क पड़ा। प्राइस के बढ़ने पे इसको कम असर हुआ, क्योंकि पहले 10 पेन खरीद रहा था, अब 5 खरीद रहा है, थोड़ा कम खरीद रहा है। तीसरा रिच पहले 10 खरीद रहा था जब 10 रुपए का पेन था, और अब भी 10 खरीद रहा है। बताओ क्या इसको कोई असर हुआ? नहीं। तो ई इज इक्वल टू 0, मतलब इसको कोई असर नहीं हुआ। प्राइस कितना भी बढ़ा लो, अमीरों को फर्क नहीं पड़ता। पहले 10 रुपए जब पेन था तो 10 पीस खरीदता था, अब जैसे ही 20 रुपए हो गया अब भी 10 पीस खरीद रहा है। तो इसको बोलेंगे ई इज इक्वल टू 0। ई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है नो असर। इसको क्या पढ़ेंगे? ई इज ग्रेटर देन 1 को। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड में कैसा असर? बहुत ज़्यादा असर। बहुत ज़्यादा असर क्यों? क्योंकि पहले 10 खरीदता था, बिल्कुल ही नहीं खरीद पा रहा है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ वही इसको क्या पढ़ेंगे? प्राइस के बढ़ने पे, बोलो प्राइस के बढ़ने पे डिमांड में कैसा असर? कम असर। ये पहले 10 खरीदा था, अब ये कम खरीद पा रहा है, 5 ही खरीद पा रहा है। तीसरे वाले को क्या पढ़ेंगे? प्राइस के बढ़ने पे डिमांड पे नो असर, कोई असर है ही नहीं। पहले भी 10 खरीद रहा था, अब भी 10 खरीदा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक और बना लो, इन लव, ये प्यार मोहब्बत में। मान लो पहले ये 10 खरीदता था, अब अपने लिए तो खरीद रहा है, अब अपनी जो भी सहेली है उसके लिए भी खरीद रहा है 10। इसके सामने कुछ मत लिखो, वो इनफाइनाइट वाला है, वो बाद में पढ़ेंगे। बताओ तो इससे हम लोग क्या समझे? प्राइस के बढ़ने पे सबको एक जैसा फर्क होगा या अलग अलग? अलग अलग होगा। जो अमीर आदमी होगा इसको कोई असर ही नहीं होगा, तो अमीर आदमी को क्या बोलेंगे? ई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? प्राइस के बढ़ने पे डिमांड पे कोई असर नहीं, नो असर। दूसरा मिडिल क्लास का क्या बोलेंगे? ई इज लेस देन 1। इसका क्या मतलब? प्राइस के बढ़ने पे डिमांड पे ज़्यादा असर, कम असर। सब अभी भी खोए हुए हैं। हाँ मीनाक्षी बताएगी। मीनाक्षी पुअर के केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ई इज ग्रेटर देन 1। क्यों ग्रेटर देन 1? क्योंकि प्राइस के बढ़ने पे बहुत ज़्यादा असर हुआ। दूसरे वाले का क्या बोलेंगे? मिडिल क्लास का इज, हाँ इज लेस देन 1, मतलब प्राइस के बढ़ने पे कम असर हुआ, कम असर। तीसरा वाला रिच का प्राइस के बढ़ने पे इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 0, मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इज इक्वल टू 0 का मतलब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड पे नो असर। और लास्ट वाला इनफाइनाइट वाला है, वो नहीं लिख रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या समझे? सबका असर सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। जहाँ ये पूरा डायग्राम बनाया हो ना, उसमें ऐसा नीचे एरो करके लिखो, प्राइस के चेंज होने पे, चेंज को ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। ये हीट नहीं है, ये ट्रायंगल है। प्राइस के चेंज होने पे सब पे अलग अलग असर हो रहा है। प्राइस के चेंज होने पे सब पे अलग अलग असर हो रहा है। तो ये हम लोग कंक्लूजन निकाले
जो अमीर आदमी था उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए उसको बोल रहे हैं इज़ इक्वल टू ज़ीरो, प्राइस के बढ़ने पे इसको कोई फ़र्क ही नहीं हुआ। गरीब के लिए क्या बोले थे, इज़ लेस देन वन या ग्रेटर देन वन, इज़ ग्रेटर देन वन। इज़ जो था वो ग्रेटर देन वन था, वो क्या इंडिकेट कर रहा था, ग्रेटर देन वन मतलब इधर होगा ना एरो, इधर ही होगा ना, इज़ ग्रेटर देन वन। ये क्या इंडिकेट करता है, ज़्यादा असर या कम असर, ज़्यादा असर, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और मिडिल क्लास के लिए क्या था, इज़ लेस देन वन, उसको कम असर हुआ, पहले 10 खरीद रहा था अब 5 खरीद रहा है। इसमें से तुम लोग कितना मेथड करवाए हैं, प्राइस इलास्टिसिटी का बस एक परसेंटेज वाला करवाए, परसेंटेज ही कराए ना। ठीक ठीक। लिखो अब सेकेंड हेडिंग, सेकेंड हेडिंग परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड। ये मेथड कौन दिया है, लिख लो, एल्फ्रेड मार्शल। इसको फ्लक्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में आ सकता है बाय यूजिंग फ्लक्स मेथड, मतलब वही परसेंटेज मेथड। इसको प्रपोर्शनेट मेथड भी बोला जाता है और इसको मैथमेटिकल मेथड भी बोला जाता है। परसेंटेज मेथड जो दिया है उसका नाम है एल्फ्रेड मार्शल। फ्लक्स मेथड भी इसको बोला जाता है, प्रपोर्शनेट मेथड भी बोला जाता है, मैथमेटिकल मेथड भी बोला जाता है। ज़्यादा जो ये जाना जाता है परसेंटेज मेथड के नाम से जाना जाता है। एल्फ्रेड मार्शल फाउंडर ए मेथड का, क्योंकि डिमांड अगर वही दिया है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी वही बताया है। फ्लक्स मेथड, प्रपोर्शनेट मेथड, मैथमेटिकल मेथड। इसका फॉर्मूला लिखो, क्या फ्लक्स, प्रपोर्शनेट, मैथमेटिकल, ये वाला फॉर्मूला लिखो। ई का क्या मतलब है, इलास्टिसिटी, कि प्राइस के बढ़ने पे कितना फर्क पड़ रहा है, उसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं। ट्रायंगल का मतलब है चेंज, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। इलास्टिसिटी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ई का मतलब इलास्टिसिटी। अब लिखो ये जो चेंज इन पी है वो कैसे निकालेंगे, चेंज इन क्यू जो है, चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। पी का मतलब है ओल्ड प्राइस, क्यू का मतलब है ओल्ड क्वांटिटी। जल्दीबाजी में क्या होता है, न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी ले लेते हैं पी और क्यू में, वो नहीं करना है। चेंज इन क्वांटिटी निकालेंगे कैसे, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। प्राइस और फिर क्वांटिटी, पी का मतलब है ओल्ड प्राइस और क्यू का मतलब है ओल्ड क्वांटिटी। बताओ फॉर्मूला क्या था इलास्टिसिटी का, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू क्या था, पी अपॉन क्यू। यहाँ पे जो चेंज इन क्वांटिटी है वो कैसे निकालेंगे, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। और ये पी का क्या मतलब है, ओल्ड प्राइस या न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस। और एक क्यू का क्या मतलब है, ओल्ड क्वांटिटी। ये इतना याद रखना है। इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे दिखाते हैं, ये इलास्टिसिटी और डिमांड का बताना है तो ईडी, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 1, 10 और 20। ये प्राइस और ये क्वांटिटी।
बताओ ये 2 रुपए को क्या मानेंगे, ओल्ड प्राइस या न्यू प्राइस? ओल्ड प्राइस। और ये 1 रुपए को क्या मानेंगे, न्यू प्राइस। ये जो ऊपर दिया रहता है ना, ये ओल्ड को बताता है, ओल्ड है ये सब। और जो ये नीचे दिया रहता है ये न्यू है, नया वाला है। तो जब 2 रुपए में सामान मिलता था तो 10 क्वांटिटी खरीद रहे थे। अब जैसे ही वो सस्ता हो गया 1 रुपए का, अब 20 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, ये बताना चाह रहा है। अब इसका निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला बताओ क्या था फॉर्मूला? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। वैल्यू पुट करना है। बताओ चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड? न्यू माइनस ओल्ड, नहीं तो नेगेटिव में आ जाएगा। 20 माइनस 10 कितना होगा? 10। तो ऊपर आ गया 10। चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है? 1। ओल्ड कितना है? 2। कितना आएगा? -1। लेकिन माइनस को इग्नोर करेंगे तो बस 1 लिखेंगे। इनटू प्राइस। ये पी क्या है डिनोट कर रहा था, ओल्ड वाला या न्यू वाला? ओल्ड। ये भी ओल्ड प्राइस और ये ओल्ड क्वांटिटी। ओल्ड प्राइस क्या था? 2 और ओल्ड क्वांटिटी क्या था? 10। आया समझ में ये जो मैं लिखा हूं? अब इसको कट शॉर्ट कर दो, कितना आएगा? हाँ ये देखो, ये कट गया, ये हो गया 2/1 मतलब 2। या तो तुम लोग ऐसे कट शॉर्ट करके कर सकते हो या डायरेक्ट वो 10 2 ज़ा 20 और 1 10 ज़ा 10। आंसर तो वही आना है 2। ये आया सबको समझ में? बिल्कुल बेसिक है। अगला करो एग्जाम्पल नंबर 2। 1 2 10 और 5। प्राइस दिया है पुराना 1, नया प्राइस 2। पुराना क्वांटिटी 10 और नया क्वांटिटी 5। टू ही आ रहा है ना? नहीं, इसका तो 0.5 दिखा रहा है। 1/2 आ रहा है क्या? हाँ 1/2 को 2 बोलते हैं। 2/1 को 2 बोलते हैं। 1/2 को हाफ बोलते हैं, उसको 0.5। देखो इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये सिंपल वाला, इसमें गलती नहीं करना है एग्जाम में, फ्री का मार्क है ये में। तो प्राइस और फिर ये क्वांटिटी। सबसे पहले निकालेंगे चेंज इन क्वांटिटी। तो ये 10 से 5 हो गया, मतलब 5 का गैप है। माइनस अगर आ भी जाए तो इग्नोर करना रहता है उसमें। चेंज इन प्राइस जो है 1 से 2 हो गया, 1 का। फिर उसके बाद ओल्ड प्राइस जो था वो 1 था और ओल्ड क्वांटिटी 10। तो ये हो गया 5 और ये 1 × 10 हो गया 10। इसको कट शॉर्ट करेंगे तो 1/2 और इसको डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में नहीं रखना है, पूरा सॉल्व करना है, तो 0.5 आएगा। जीरो 0.5 का क्या मतलब? ये 1 से ज़्यादा है कि कम है? 1 से कम है, मतलब इसको कम असर हुआ है, प्राइस के बढ़ने पे कम असर। अगला एग्जाम्पल नंबर 3। फ्रैक्शन में नहीं रखना है, इसको पूरा डिवाइड करना है पॉइंट में।
1.25, हाँ करेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में आने से उसको इग्नोर कर देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ही 1.25। अब एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। ऐसा टाइप में भी आता है जिसमें पैराग्राफ दिया रहेगा, हम लोग को डब्बा खुद बनाना पड़ेगा। अभी तक जो 3 एग्जाम्पल किए उसमें पहले से डब्बा बना हुआ था प्राइस और क्वांटिटी का। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो, डिमांड फॉल्स टू 240 यूनिट्स, डिमांड फॉल्स टू 240 यूनिट्स इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाई 2। बोल रहे हैं जैसे ही 2 रुपये से प्राइस बढ़ा तो जो डिमांड है वो 240 से गिर गया। डिमांड फॉल टू मतलब 240 हो गया। डिमांड फॉल टू 240 यूनिट इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाई 2 रुपये। जैसे ही 2 रुपये से प्राइस बढ़ा तो डिमांड 240 हो गया। ओरिजिनल डिमांड वॉज 300 एंड ओरिजिनल प्राइस वॉज 20। सॉल्व करके बताओ इसको। पहले डब्बा बनाना है, ओल्ड प्राइस क्या है, नया प्राइस क्या है, ओल्ड क्वांटिटी क्या है, नया क्वांटिटी क्या है, उसके बाद फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। डिमांड फॉल्स टू 240 यूनिट, बोल रहा है डिमांड 240 हो गया जैसे ही 2 रुपये से प्राइस बढ़ा। ओरिजिनल जो डिमांड था वो 300 यूनिट का था और ओरिजिनल जो प्राइस था वो 20 का था। करो, ट्राई करो, पहले वो डब्बा बनाओ, प्राइस और डिमांड। क्या क्या वैल्यूज आएगा उसमें। अच्छे से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, उतना टफ नहीं है। बोल रहा है 2 रुपये के बढ़ने के वजह से नया जो अपना क्वांटिटी हो गया वो 240 हो गया। स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल डिमांड था वो 300 यूनिट्स का था और ओरिजिनल प्राइस 20 का था। ओरिजिनल बोल रहा है मतलब ये न्यू है कि ओल्ड है? ओल्ड है, तो ओल्ड वाला डाल दो। प्राइस था 20 रुपये और क्वांटिटी है 300। अब बोल रहा है 2 रुपये से प्राइस बढ़ गया, तो 2 रुपये मैं यहाँ लिखूँ या 22 रुपये? 22 रुपये आएगा। 2 रुपये से बढ़ा है बोल रहा है, मतलब 22 रुपये हो गया है। तो अपना क्वांटिटी कितना हो गया? 240। बस ये टेबल बन गया। अब सॉल्व तो आराम से हो जाएगा। ये टेबल का ही मेन रहता है, एक भी वैल्यू ऊपर नीचे हो मतलब गड़बड़। बताओ इसका कितना आ रहा है? 2 करेक्ट है भाई। सॉल्व करते हैं इसको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, इन दोनों के बीच का गैप है 60। चेंज इन प्राइस है 2 इनटू पुराना प्राइस है 20 और पुराना जो क्वांटिटी है वो है 300। इसको वही कट शॉर्ट कर दो। फाइनल 2 आ रहा है ना? आ रहा है ना? ये 2 के टेबल से हो जाएगा। ठीक है, इतना एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी हम लोग कल करें। कल मेन काम का पॉइंट है इज इक्वल टू ग्रेटर देन वाला, इतना रिवाइज कर लेना। फाइव आ रहा है, ये हो गया 30। 2 के टेबल से कट शॉर्ट करो। ये 2 1 जा, फिर उसके बाद ये 2 10 जा, फिर उसके बाद और क्या कटेगा? 2 30 जा। हाँ सही बात है। ये देखो ना, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, तो 6/2 इंटू 2/3 ये आ रहा है। 3 1 जा और 3 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, आ तो गया 2। और ये 1 से ज़्यादा आया मतलब ज़्यादा फर्क पड़ रहा है।